दोस्तों, द स्टडी स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे हमारी 12 साल की नन्ही राइटर अपनी दादी कृष्टका को हर बुधवार काशी यात्रा की कहानी पढ़कर सुनाती थी। दादी उस कहानी के मुख्य किरदार से इतना जुड़ चुकी थी कि वो अपनी सुध बुध भूलकर उसे सुनती थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। क्या होगा जब हमारी नन्ही राइटर कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चली जाएगी? पीछे से जब मैगजीन्स आएगी तो बिना पढ़े हमारी दादी का क्या हाल होगा? आज की इस पार्ट 2 वीडियो में हम इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग सफ़र को पूरा करेंगे। हम बची हुई कहानी की एक एक लाइन का हिंदी में मज़ेदार एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, वर्ड मीनिंग्स देखेंगे और जानेंगे कि कैसे दादी ने दुनिया को साबित किया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो तैयार हो जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. कहानी का नया एपिसोड सुनने के बाद दादी तुरंत मंदिर के आंगन यानी कोर्टयार्ड में अपनी सहेलियों के पास चली जाती थी। वहाँ हम सब बच्चे छुपन छुपाई यानी हाइड एंड सीक खेलते थे। She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. दादी अपनी सहेलियों के साथ कहानी के लेटेस्ट एपिसोड पर बकायदा बहस यानी डिबेट करती थी। उस समय 12 साल की लेखिका को समझ नहीं आता था कि एक काल्पनिक कहानी पर इतनी गंभीर चर्चा क्यों हो रही है। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. एक बार लेखिका अपने कजन्स के साथ पास के गांव में एक शादी में चली गई। उन दिनों शादी बच्चों के लिए किसी बड़े त्योहार जैसा होता था। बड़ों की व्यवस्था का पूरा मज़ा लेते हुए यानी सेवरिंग द फ्रीडम, हम बच्चे दिन रात बस खाते और खेलते रहते थे। लेखिका वैसे तो सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, पर मज़े मज़े में वो वहाँ पूरे 1 हफ्ता रुक गई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry, even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. Ava, is everything all right? Are you okay? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. लेकिन जब लेखिका 1 हफ्ते बाद गांव वापस आई तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने देखा कि उनकी दादी की आंखों में आंसू थे। लेखिका हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने दादी को कभी किसी मुश्किल परिस्थिति में भी रोती नहीं देखा था। लेखिका ने घबराकर पूछा, अव्वा? उत्तरी कर्नाटक में माँ को अव्वा कहते हैं। क्या सब ठीक है? आप ठीक हो ना? She nodded.
but did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Affa came and sat next to me. दादी ने सिर्फ अपना सिर हिलाया पर कोई जवाब नहीं दिया। लेखिका को कुछ समझ नहीं आया और वो बात भूल गई। रात को खाना खाने के बाद सब लोग गर्मी की वजह से घर की खुली छत यानी टेरेस पर सो रहे थे। वह गर्मी की एक मजेदार रात थी और आसमान में पूरा चांद यानी फुल मून चमक रहा था। तभी दादी धीरे से आई और लेखिका के पास आकर बैठ गई। Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, "What is the matter?" दादी ने अपने बहुत ही प्यार भरे और स्नेही हाथों यानी affectionate hands से लेखिका का माथा छुआ। लेखिका को तुरंत एहसास हो गया कि दादी के दिल में कोई बड़ी बात है और वो कुछ करना चाहती है। लेखिका ने उसने पूछा, अव्वा क्या बात है, मुझे बताओ। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. दादी ने अपने बीते दिन को याद करते हुए कहा, जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरी माँ गुजर गई। मेरी देखभाल करने या मुझे सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। मेरे पिता बहुत व्यस्त रहते थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उस दौर में लोग लड़कियों के लिए पढ़ाई को बिल्कुल भी जरूरी यानी एसेंशियल नहीं मानते थे, इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं जा सकी। I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. दादी ने आगे कहा, बहुत कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई और फिर मेरे बच्चे हो गए। मैं घर के कामों में बहुत बिजी हो गई। बाद में तुम जैसे पोते पोतियों हुए और मुझे तुम सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाने में बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन कई बार मुझे स्कूल न जा पाने का बहुत पछतावा यानी रिग्रेट होता था। इसीलिए मैंने तय किया था कि मेरे बच्चे और तुम लोग खूब अच्छी पढ़ाई करो। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. लेखिका को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी 62 साल की दादी आधी रात को एक 12 साल की बच्ची को अपनी लाइफ स्टोरी क्यों सुना रही है। लेकिन वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा यानी इमेंसली प्यार करती थी
और जानती थी कि इस बात के पीछे कोई बड़ा कारण जरूर है। जब उन्होंने दादी का चेहरा देखा तो वो बहुत उदास था और उनकी आंखें आंसू से भरी थी। She was a good-looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. Ava, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? दादी हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली एक बहुत ही सुंदर महिला थी। लेखिका कहती है कि मैं आज भी उनके चेहरे के उस चिंता और परेशानी वाले भाव यानी वरीड एक्सप्रेशन को नहीं भूल पाती है। लेखिका थोड़ा आगे झुकी और उन्होंने दादी का हाथ थाम लिया और कहा, अव्वा प्लीज रो मत, क्या बात है? क्या मैं किसी भी तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? Yes, I need your help. You know, when you were away, Karmavira came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatri and I could not understand anything that was written. दादी ने कहा, हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें पता है जब तुम शादी में बाहर गई थी तो कर्मवीरा मैगजीन हमेशा की तरह आई। मैंने बड़े चाव से मैगजीन को खोला। मैंने उस तस्वीर को भी देखा जो काशी यात्रा की कहानी के साथ छपती है, लेकिन नीचे जो कुछ भी लिखा था मैं उसका एक अक्षर भी नहीं समझ पाई। Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written, but I knew it was not possible. If only I was educated enough. I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. दादी ने अपना दर्द बताते हुए कहा, मैंने कई बार बेबसी में मैगजीन के पन्नों पर अपने हाथ फेरे यानी रब्ड, व यह सोचते हुए कि काश मेरे हाथ इन शब्दों को समझ पाते, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। काश मैं थोड़ी पढ़ी लिखी होती। मैं बहुत उत्सुकता से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी कि तुम जल्दी आओगी और मेरे लिए कहानी पढ़ोगी। I even thought of going to the village and asking you to read for me. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? मैंने तो यह भी सोचा कि मैं उसी गांव में आ जाऊं जहां तुम शादी में गए हो, ताकि तुम मुझे कहानी सुना सको। मैं गांव के किसी और इंसान से भी पढ़वा सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने में बहुत शर्मिंदगी यानी एम्बैरस्ड महसूस हो रही थी। मैं बहुत असहाय और दूसरों पर निर्भर यानी डिपेंडेंट फील कर रही थी। हम अच्छे खासे अमीर यानी वेल ऑफ है, पर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब मैं एक कहानी पढ़ने के लिए भी आज़ाद नहीं हूँ। I did not know what to answer. Eva continued, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja Day during
Dasara as the deadline. That day, I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. लेखिका को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। दादी ने आगे अपनी बात जारी रखी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कल से ही कन्नड़ भाषा की वर्णमाला यानी अल्फाबेट सीखूंगी। मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। मैं दशहरा के दौरान आने वाली सरस्वती पूजा के दिन को अपनी डेडलाइन मानकर चलूंगी। उस दिन तक मैं खुद से पूरा नॉवल पढ़ने के काबिल बन जाऊंगी। मुझे आत्मनिर्भर बनना है। I saw the determination on her face, yet I laughed at her. Avva, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles, and you work so much in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. लेखिका ने दादी के चेहरे पर पक्का इरादा यानी डिटर्मिनेशन देखा, फिर भी वो उन पर हंस पड़ी। उन्होंने बचपने में मजाक उड़ाते हुए कहा, अव्वा, इस 62 साल की उम्र में आप वर्णमाला सीखोगी? आपके सारे बाल सफेद हो चुके हैं, आपके हाथों पर झुर्रियां यानी व्रिंकल्ड है, आप चश्मा लगाती हो और दिन भर किचन में इतना काम करती हो। लेकिन दादी ने इस मजाक का बुरा नहीं माना, वो बस धीरे से मुस्कुरा दी। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. दादी ने बहुत ही सुंदर बात कही। अगर आप किसी अच्छे काम यानी गुड कॉज के लिए पक्का इरादा कर लेते हो तो आप रास्ते के किसी भी रुकावट यानी ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हो। मैं किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन मैं यह करके दिखाऊंगी, क्योंकि सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, यानी no age bar. The next day onwards, I started my tuition. Eva was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write, and recite. I was her only teacher, and she was my first student. और फिर क्या था, अगले ही दिन से दादी की ऑफिशियल ट्यूशन क्लास शुरू हो गई। दादी इतनी कमाल की स्टूडेंट निकली कि उनके द्वारा किए जाने वाले होमवर्क की मात्रा देखकर लेखिका हैरान रह जाती थी। वो दिन भर पढ़ती थी, दोहराती थी, लिखती थी और कविताएं सुनाती यानी रिसाइट थी। लेखिका उनकी इकलौती टीचर थी और दादी उनकी लाइफ की सबसे पहली स्टूडेंट। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. उस समय 12 साल की नन्ही लेखिका को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अपनी दादी को पढ़ाने का यह छोटा सा अनुभव उन्हें भविष्य में इतना बड़ा बनाएगा कि वो एक दिन कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर बनेगी और कॉलेज में सैकड़ों छात्र छात्राओं को पढ़ाएगी। यानी दादी ने सिर्फ खुद नहीं पढ़ा, बल्कि अपनी पोती के अंदर छिपे हुए प्रोफेसर को भी जगा दिया। अरे,
रुको रुको, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट और क्लाइमैक्स बस आने ही वाला है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपको यह मज़ेदार एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में हम क्लास 9 के लेसन 2 और बाकी सभी क्लासेस के चैप्टर्स करने वाले हैं। नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि कोई लेसन मिस न हो। The Dasara festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. She gave me a gift of frock material. आखिरकार दशहरा का त्योहार हमेशा की तरह आ गया। लेखिका ने चुपके से यानी सीक्रेटली मार्केट जाकर काशी यात्रा की पूरी किताब खरीद ली, जो अब तक एक पूरे नावल के रूप में छप चुकी थी। त्योहार के दिन दादी ने लेखिका को पूजा घर में बुलाया, उन्हें एक स्टूल पर बिठाया और गुरु दशिका में रूप में उन्हें फ्रॉक का एक सुंदर सा कपड़ा गिफ्ट किया। Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders, and teachers. We consider that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. और फिर दादी ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल असाधारण यानी अनयूजुअल था। वो नीचे झुकी और उन्होंने अपनी 12 साल की पोती की पैर छू लिए। लेखिका पूरी तरह से चौंक गई और बोझ चकी यानी टेकन अबैक रह गए। हमारे समाज में बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते। हम हमेशा भगवान, बड़ों और गुरुओं के पैर छूकर उनका सम्मान करते हैं। यह हमारी महान परंपरा है, पर आज यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया था, जो कि सही नहीं लग रहा था। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter, a teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? दादी ने लेखिका का संकोच दूर करते हुए कहा, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, बल्कि मैं अपनी उस टीचर के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे इतने प्यार यानी अफेक्शन और लगन से पढ़ाया कि आज मैं इतने कम समय में कोई भी किताब आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ। क्या हमारे शास्त्रों यानी स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है कि गुरु का सम्मान हमेशा होना चाहिए, चाहे उसकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो? I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately the title, Kashi Yatri by Triveni,
and the publisher's name, I knew then that my student had passed with flying colors. इसके बाद लेखिका ने भी तुरंत झुककर दादी के पैर छुए और अपना नमस्कार वापस किया। फिर उन्होंने अपनी पहली स्टूडेंट को वो किताब दी। दादी ने तुरंत पैकेट खोला और बिना रुके किताब का टाइटल काशी यात्री बाय त्रिवेणी और पब्लिशर का नाम बिल्कुल सही पढ़ लिया। लेखिका समझ गए कि उनकी पहली स्टूडेंट फ्लाइंग कलर्स यानी टॉप मार्क्स के साथ पास हो चुकी थी। चलिए आज के नए शब्द दोहराते हैं। ईगली उत्सुकता से, कन्विंसिंग प्रभावशाली, आर्जेंट तीव्र या बहुत घड़ी, प्रोटैगनिस्ट मुख्य पात्र, सेवरिंग भरपूर मजा लेना, एम्बैरस्ड संकोच महसूस करना, ऑब्स्टिकल रुकावट, टेकन अबैक हक्का बक्का रह जाना। तो दोस्तों, ये थी हमारी रॉकस्टार दादी और उनकी नन्ही सुपर टीचर की कहानी। उम्मीद है आपको एक एक लाइन अच्छी से समझ आ गई होगी और आपने वीडियो की कोई भी लाइन मिस नहीं की होगी। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम, पूरी क्लास 9 की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट में डाल दिया है और एक खास सवाल भी है, उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपके एग्जाम्स में फुल मार्क्स आए। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।